अभी अभी देख लेते हैं। ओके अच्छा भाई, ये जो क्वेश्चन था उसकी डिस्कशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है राजू लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ टोटला सेट लिमिटेड ऑन 30 जून 2018। मुझे बताओ ये कौन सी डेट हो गई? एक्विजिशन डेट हो गई। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी 30 जून 2020 की है। अच्छा अगर काउंट किया जाए तो 18 हो गया, 19 हो गया और 20। अच्छा पर देखो 30 जून 2018 का मतलब ये है कि 1920 मतलब 2 साल। भाई ईयर एंड तो 30 जून है ना, तो 30 जून के ईयर एंड का मतलब है कि टोटलिटी के अंदर 2 साल हो चुके हैं इस कंपनी को खरीदे हुए। इस बात पे एग्रीड है? कोई ऐसा जिसने इस पर भंड मारा हो? ये क्लियर है? पक्की बात है? ओके चलें। हमने कहा पीपी इन्वेस्टमेंट आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल द एसेट्स और लायबिलिटीज वर इक्वल टू दियर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। और रिटेन अर्निंग आपको दी हुई है कितने की? 45,000 रुपये की। हम यहाँ पे गए, हमने बोला कि सर हम यहाँ पे सबसे पहले एड एक्विजिशन और एड रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा सर शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है सब्सिडरी का? 1.75। अच्छा ओके, रिटेन अर्निंग है वो। हमने कहा सर ये आ गया 4 लाख, ये भी आ गया 4 लाख, ये आ गया हमारे पास रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की रिपोर्टिंग डेट पे दी हुई है हमें 175,000। यहाँ पे इसने कितनी बताई थी? 45,000। अच्छा भाई आगे चलते हैं। उसने बोला एक्सेस अमाउंट ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट 35, 1, 50 और 60। 35, 1, 50 और 60। एसेट के नाम से देख ले, लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। ये हिसाब किताब है। अच्छा अगर लैंड की बात करें, प्लीज सुनना, ये कितना आ गया? 35। अच्छा बिल्डिंग के लिए आप प्लीज मुझे बताएं कि आपने इसको 1.50 से डिवाइड किया होगा, 10 से मल्टीप्लाई बाय 8, 1.20 आता है। और फिर यहाँ पे आपने इक्विपमेंट के अंदर 60,000 को डिवाइड किया होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना? 36,000। अच्छा हम तब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे जब तक हम ये मेक श्योर कर लें कि कहीं कोई ऐसी सेल तो नहीं सब्सिडरी की तरफ से पेरेंट को हुई हो, क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। अच्छा भाई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एक कस्टमर लिस्ट मौजूद थी जो कि ओवर द ईयर डेवलप की गई थी, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को 1 लाख रुपए दी, ये ऑफ द बुक्स है। अब हमने कहा कि भाई ये हम जब इसके ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं तो इसकी लाइफ कितनी बताइए? तो ये 8 आ गया, कितना? 80,000। अच्छा भाई ये भी हिसाब किताब डन हो गया। फिर हमने कहा इन्वेंट्री 30,000 रुपये की, इन्वेंट्री कॉस्टिंग 30,000 कॉस्ट है इसकी, सोल्ड बाय सब्सिडरी टू पेरेंट एंटिटी एट अ प्राइस ऑफ रुपीज, however 100% of the goods are still unsold by the company, 100% of the amount is not settled। तो मुझे आप एक बात बताएं, मुझे यहाँ पे ये पता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, यहाँ पे प्रॉफिट कितना बचा हुआ होगा? 20,000 रुपये का। सेलिंग प्राइस थी 50, कॉस्ट उसकी थी 30, प्रॉफिट आ गया 20। यही 20,000 रुपये का प्रॉफिट किसकी किताबों में? सब्सिडरी की और इन्वेंट्री पेरेंट की। तो प्रॉफिट से हट जाएगा, इन्वेंट्री से भी हट जाएगा, बैलेंस शीट डैली हो जाएगी। अलबत्ता वो कह रहा है कि 50,000 रुपये का रिसीवेबल भी बाकी है, तो आप ये हटा देंगे, इसमें से रिसीवेबल हटा देंगे ना, क्योंकि वो भी शामिल है, वो तो हम बैलेंस शीट बनाते वक्त देखेंगे। पर हम यहाँ से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को तो पहले हटाएं 20,000 रुपये से। सही है, ये हिसाब किताब डन हो गया। इसके बाद
पेरेंट एंटिटी ने इन्वेंट्री बेची है एट अ प्राइस 30,000, मार्जिन रखा हुआ है 15% का। तो मुझे बताओ ये जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर 15% कितना आता है? 4,000। यही का यही पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ऐसा ही है ना? क्योंकि मार्जिन के केस के अंदर सेलिंग प्राइस आपकी 100 होती है, उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया, तो यही प्रॉफिट सामने वाले की इन्वेंट्री में चिपका हुआ है जो कि अब तक रियलाइज नहीं हुआ। हमने कहा ये भी बात समझ आती है। हाउएवर 100% ऑफ गुड्स आर स्टिल अनसोल्ड बाय सब्सिडरी और 100% अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो मेरे रिसीवेबल के अंदर भी तो 30 शामिल होगा ना। तो क्या मैं अपने रिसीवेबल से एक ये 30 हटाऊंगा और दूसरा ये 50 हटाऊंगा, कुल मिला के 80 को हटा दूंगा जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ रिसीवेबल, और एट द सेम टाइम यही अमाउंट किससे हटाऊंगा? पेएबल से। 80 इसलिए हटाएंगे क्योंकि उसने कहा कि, एक मिनट रुकना भाई, 80 इसलिए हटाएंगे क्योंकि उसने कह दिया हमें, ये क्या खुल गया भाई, एक मिनट रुकना, ये कैसे बंद होगा भाई? ओके अच्छा भाई, 80 इसलिए हटाएंगे क्योंकि मैंने जब उसको चीज़ बेची थी तो 50,000 की बेची थी, तो रिसीवेबल किससे बुक होता है? सेल से, कॉस्ट से? सेल से बुक होता है ना, तो सेलिंग प्राइस है 50 और ये 30 सेलिंग प्राइस है, तो 50 और 30 कितना हो गया? 80। तो भाई बजान, अगर मैं पेरेंट बेचा है तो पेरेंट रिसीवेबल बुक करेगा, सब्सिडरी बेचा है तो सब्सिडरी रिसीवेबल बुक करेगा, तो पेरेंट का रिसीवेबल उसका पेएबल, सब्सिडरी का रिसीवेबल उसका पेएबल। ग्रुप में तो दोनों रिसीवेबल आपस में है ना, तो दोनों रिसीवेबल को हटाओगे ना, पेएबल से भी हटेगा, क्योंकि अपने आप को रिसीवेबल अपने आप को पेएबल तो हो ही नहीं सकता ना, चाहे पेरेंट सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे। एग्रीड है? चलें जी, हमने कहा कि अब हम ये वाला जो हिसाब किताब है ना 4,500, ये कहाँ से हटेगा? ग्रुप रिजर्व से। चलें, वो कह रहा है केस फाइल हुआ था, 25,000 की पेनल्टी मांग रहा था फॉर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, क्लेम वॉज सेटल बिफोर द ईयर एंड। तो क्या हम इसको यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा दें? 2020, वेरी गुड। तो क्योंकि ये तो फिर एक्विजिशन की कहानी नहीं है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अब हमने कहा कि भाई इसको और इसको आप बताएं कितना आता है? 790, ये आ गया 826। क्या इन दोनों के अंदर वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है? सर सिर्फ कॉस्ट से ऊपर की अमाउंट हटेगी ना, रिसीवेबल से नहीं। गलत, रिसीवेबल से पूरा हटेगा। ये तो मैंने आपको कल भी सिखाया था। आप मुझे बताएं 100 रुपये की इन्वेंट्री कितने में बेची थी मैंने? 150 में। तो क्या मैंने 50 रिसीवेबल से हटाया था या पूरा 150? पूरा 150। आपस से रिसीवेबल पेबल तो पूरा ही हटेगा ना। क्लियर है भाई अनस? क्लियर है जानी? ओके, ये आप कितना बता देते? 36 बस। अच्छा, इसके कितने हिस्से बना दें? 80 और 20, 80% और 20%। इसका 80% और 20, ये आ गया हिसाब किताब। चलें जी, अब हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल के अंदर बच्चों ये बताओ कि हमारी फुल गुडविल है या पार्शल? आपको कैसे पता? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीडी, कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट 8 लाख रुपए। कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट नहीं, तो बाकी तो फेयर वैल्यू एनसी है ना जानी। ये देखो 8 लाख रुपए ये आ गया, सही है, और बाकी आ गई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है? आप उसकी प्रेजेंटेशन को साइड में रखें ना,
आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, मैंने दिया है ना वो। तो इधर ये कितना आ रहा है, आ गया सेम अमाउंट, ये आ गया फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये कि आपने एक चीज़ देखी और आपने फिर सोल्यूशन से मैच किया या कंप्लीट करके मैच किया, तो कंप्लीट करके मैच किया, बैलेंस शीट टैली हो गई तो ख़त्म हो गई बात। बिल्कुल सही है। 1250 तो इसके बाद आएगा ना, यानी पूरा फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस है। सही है। रिसीवेबल पेबल भूल गया था, चलो ओके, कोई मसला नहीं। आपने कहा भाईजान नेट एसेट्स, आपने कहा 790 आप यहाँ से हटा दें। ओके, ये कितना आ गया जानी 4 लाख 460 आ गया आपके पास गुडविल की अमाउंट। ये फुल है पार्शल है, फुल गुडविल है। चलें ओके। इसके बाद आपने कहा कि सर आप यहाँ पे एनसीआई को क्रिएट करेंगे फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आपने निकाली हुई है 450, इसमें आप डाल दें। अच्छा, इस पोस्ट एक्विजिशन में वो जो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट थी हुई हुई है, क्योंकि अब तक तो रियलाइज नहीं हुआ, तो ये आ गया 7200। ये हिसाब किताब आ गया। अच्छा भाई, एनसीआई के बाद आप आ गए ग्रुप रिजर्व पे। अच्छा भाई, ग्रुप रिजर्व में आपने कहा जी रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट 670 आ रही है। ओके जी, पोस्ट एक्विजिशन आपका हिस्सा यही है। अच्छा भाई, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉफिट भी है जो नहीं कमाया अब तक, तो हमने कहा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री 4500, तो यही इन्वेंट्री में भी चिपका हुआ है ना उसकी, तो वहाँ से हट आएगा, तो हमने कहा ये आ गया 4500। तो ये नेट कितना, ये आ गया हिसाब किताब 694,300। सारी वर्किंग हो गई। आए जी बैलेंस शीट बनाए। मुझे ये बताओ, पीपी को ये प्लस करूं अगर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मुझे इसका अमाउंट बताना, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट अलग से दिया हुआ है। माशाल्लाह, अजीब चरस लगा के सवाल बनाया है इसने। ये आप मुझे इक्विपमेंट हटा के बताएं कि 2 कितना है। पीपी अलग है, तो पीपीई के अंदर आखिर में ई जो है वो इसी का ही है। अजीब बेवकूफ़ आदमी है इधर। चलो खैर, तुम मुझे एक काम करो, मैं यहाँ पे पीपी अपना पूरा बना रहा हूँ भाई। आप मुझे काम करें, पीपी में ये और ये प्लस करके दें, ये और ये प्लस करके दें, और ये तीनों प्लस करें। 766,000। ये इसके अंदर हर रंगो नस्ल की चीज़ें आ गई हैं। सही, ये पूरा पीपी है। इसका हिसाब तो हम करेंगे बाद में। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट 450, गुडविल 460 की आ गई भाई। अच्छा भाई, अब यहाँ पे फोकस के साथ इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ ना, तो इसमें से आप 2 चीज़ें माइनस करेंगे। यानी आप यहाँ पे लिख भी दें 50,000 प्लस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 4,500 कितना आता है 50,000। ये 50,500 वो वाली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है जो ग्रुप के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें कोई आपस का प्रॉफिट शामिल, ये तो वही बात हो जाती है कि अपने आप से कमा के प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर दिया, इन्वेंट्री को भी ऊपर लेगा, जो कि अलाउड नहीं है। हमने कहा कि भाई रिसीवेबल के केस में आ जाएं, तो आपने मुझे कहा कि 150 प्लस 25,000 माइनस 50,000
माइनस 30,000। कौन सा वाला? अच्छा 150 प्लस 50 है, सही है। 120 आ गया, क्योंकि रिसीवेबल तो पूरा बुक हुआ होगा ना, तो ऐसा लगेगा अपने आप से रिसीवेबल अपने आप को पेबल है, दोनों हटा दो, पर यही चीज़ फिर पेबल से भी हटेगी, सही है। आगे कैश में तो कोई पंगा नहीं है, और इक्विपमेंट हम अलग से ला चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को अलग से दिखा दें, क्योंकि हमने ऊपर गुडविल चिपका दी है, वरना हम इंटेंजिबल का एक ही हेड बना देते हैं। ऐसा ही है भाई, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सिर्फ ताकि वो सामने रहे। ये 19,500 ये हो गया आपका एसेट साइड। आपने कहा शेयर कैपिटल आ गया 5 लाख रुपए, आप आ जाएगा ग्रुप रिजर्व कितने का? अच्छा, इसके अंदर से आपस के प्रॉफिट हट चुके हैं, ओके। अच्छा भाई, इसके बाद आ गया NCI 457,200, लाइबिलिटीज़ में आपने जो ये 85,000 है प्लस 30,000 है या 3 लाख है बल्कि, ये इसमें से आपने 30 माइनस करना है, कितना आता है? 3,05,000, और टोटल मैच होता है 19,56,500। हाँ जी, तो क्या मसला था रिसीवेबल्स में? अच्छा, वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी अमाउंट हटानी है। चलो, यानी बस ये याद रखना है कि सेलिंग प्राइस हटानी है, और तो कोई मसला नहीं है इसमें। एग्रीड? चलें जी, अब हम नई शुरुआत कर लेते हैं। अपने पास आप हेडिंग डाल देते हैं केस 3 की। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, सही है। पीपी वाला मेरे साथ तो 646 आ रहा है, मैंने इक्विपमेंट भी डाल दिया ना इसमें जानी, मैंने ये जो इक्विपमेंट है ना ये भी डाल दिया इसके अंदर, ये वाला, सही है भाई। ये हम डाल चुके हैं, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, सही है, इसके साथ है, ओके। अच्छा भाई, अब हम कह रहे हैं कि यार पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा या सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा। अब कुछ माल ऐसा है जो कि बिका और कुछ रह गया। हमने तो पहले तो क्या केस सीखा था कि या तो सब गया या तो सब रह गया। अब हम कहेंगे कि कुछ गया और कुछ रह गया, तो उस केस में क्या करना है? आ जाएं जी, देखते हैं। अच्छा जी, हमने कहा ये आ गया पेरेंट, ये आ गया सब्सिडरी। अच्छा भाई, पेरेंट ने वही इन्वेंट्री जो खरीदी वो 100 रुपये की बाय की। 100 रुपये की इन्वेंट्री के चक्कर में इसने एंट्री बनाई होगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 100 रुपये से। क्या अभी इसके अंदर कोई प्रॉफिट एलिमेंट है या साफ सुथरी है? साफ सुथरी है। हमने कहा भाई ये 50% मार्कअप चार्ज करके बेचती है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, 50% मार्कअप चार्ज करके बेचती है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये करेंगे कि भाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो हमने कहा ये ऐसे किया होगा इसने 1.50 150, और COGS क्रेडिट डेबिट करके इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई होगी 100 से। अच्छा, ये प्रॉफिट 50 का किसकी किताबों में रिकॉर्ड हो गया?
पेरेंट की, ये हो गया रिकॉर्ड 50 का प्रॉफिट। अच्छा, अब एट द सेम टाइम सब्सिडरी ने एंट्री बनाई होगी, सर इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेएबल पूरे 150 से। अच्छा, फिर हमने कहा कि इसकी पॉलिसी ये है कि ये मार्कअप लगाते हैं 20% का, तो इन्होंने सेल की है आगे। अच्छा, बट सेल जो की है, सेल्स ऑफ 60% गुड्स, तो पहले मुझे एक बात बताओ, 150 का 60% कितना बनता है? 90, और इस पे इसने लगा दिया 1.2। क्लियर है? ये थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स होगा, पर इसको हम समझ लेंगे। फिर हमने कहा कि यार इसने COGS को डेबिट किया, इन्वेंट्री को क्रेडिट किया 90 से, और मुझे लगता है कुछ इन्वेंट्री इसकी किताबों में बच गई, ऐसा ही है ना, 40% बच गई। अब इसका P&L बनाओ। हमने कहा कि सर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आ गया, 90 आ गया। $18 का प्रॉफिट आ गया। ग्रुप के बाहर ये चीज़ कितने की गई? ये हिसाब किताब हुआ है। अब तक की कहानी क्लियर है? यानी मैंने बेसिक बातें आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताई हैं कि भाई उसने खरीदी, बेची 100%, उसके बाद 150 की गई, 150 उसकी कॉस्ट बन गई, ऐसा ही है। और 150 जब उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनी, उसमें से भी उसने कितना फीसद आगे बेचा? 60%, 60%। अच्छा, 60% जो उसने आगे बेचा वो कितने मार्कअप पे? 20% पे। खैर, हम आसान करते हैं थोड़ा सा अपने लिए। हमने कहा अगर मैं इसको एक इदारा समझूं तो सेल्स तो भाईजान ये होना चाहिए ना। तुम इसको एक इदारा मानते हो तो जितने का आया उतने से ही बाहर जाना चाहिए ना। तो ये कितना आ गया? 60। प्रॉफिट कितना? 48। सही है। अच्छा भाई, ये प्रॉफिट होना चाहिए, हम कह रहे हैं ये प्रॉफिट होना चाहिए। किसके हिसाब से? ग्रुप के हिसाब से। ऑनलाइन वालों यहां तक कोई आवश्यकता, कोई मसला, जल्दी बताओ। ये प्रॉफिट होना चाहिए ग्रुप के हिसाब से, प्लीज बताओ। यहां तक क्लियर है कि ये ग्रुप के हिसाब से होना चाहिए कि अगर तुम इसको एक सिंगल एंटिटी मानते हो? जल्दी बताओ भाई प्लीज। इमाद कह रहे हैं मुझे तो स्क्रीन ही शो नहीं हो रही है यार, ये तो बिल्कुल सामने सामने आ रही है यार। ईशा आपको भी नहीं शो हो रही? अभी शो होना बंद हो गई सेम। अच्छा ओके, अभी हम वापस से कर लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं वापस से। अब बताओ, अब आई? अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, और वहाँ पे नहीं आ रही। अच्छा, तो हमने शॉप शेयर कर दिया। चलें जी, अब बताओ, अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही यार, ये क्या तफरीह है? ओके, तो अब एक मिनट रुकें यार। यार नेट का तो तुम सबका एक साथ तो मसला नहीं हो सकता। खैर ये भी सही बात है।
तो हम इसको यूं करते हैं ना, 1 मिनट। अच्छा ये बताओ अब आ रही है स्क्रीन? हाँ जी, अब बताओ अब आ रही है? मैंने पूरी स्क्रीन शेयर कर दी है, अभी भी नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही? अच्छा तो 1 मिनट रुको, मैं फिर रीज्वाइन करता हूँ वापस से, सही है? मैं वापस ये कनेक्ट कर रहा हूँ क्लास को, आप वापस से ज्वाइन करें, सही है? ये क्या तफरी है भाई? बच्चों आप बताओ स्क्रीन आ रही है? हाँ जी, अब्दुल्ला, रमीज़, मुनीब, अली, जल्दी। हलीमा आ रही है स्क्रीन? अब आ गई? चलें ओके। मेरे ख्याल से कोई ग्लिच होगा पीछे इसकी तरफ से ही, जूम की तरफ से। ओके अच्छा भाई वापस से कंटिन्यूटी के अंदर आपके सामने है कि जल्दी से बताओ पेरेंट ने गुड्स कितने के बेचे? 150 के। प्रॉफिट कितना कमाया? 50 का। वो उसकी इन्वेंट्री में जाके चिपक गया। क्या उसने आगे जो इन्वेंट्री बेची है क्या वो पूरी बेची है? 60%। कितने परसेंट मार्कअप पे? 20%। तो उसने कहा कि भाई सही है यार, मैंने जो है 150 में से 90 की इन्वेंट्री निकाल दी और कुछ इन्वेंट्री उसकी किताबों में अभी भी रह गई। हमने कहा पीएनएल में क्या हुआ होगा? 108 की सेल बुक हुई, 90 का सीओजीएस, 18 का प्रॉफिट। अब मुझे बताओ ग्रुप के बाहर ये कितने पे गई? 108 पे। सही है? सब्सिडी का केस है ना, सब्सिडी के पास 150 पे आ गई। सब्सिडी ने क्या किया? इसी में से कितने परसेंट इन्वेंट्री बेच दी? तो हमने कहा इसी का अगर आप 60% ले लें, 150 का 60%, तो ये 90 आ गया। सही है? मैंने इस 90 पे कितना परसेंट मार्कअप चार्ज किया? तो मैंने ये सेल बुक कर ली। यहाँ तक एग्रीड है? क्लियर है? अहमद, हलीमा, क्लियर है? ये बात की हमने अभी, सिर्फ यहाँ तक। पेरेंट वाला तो क्लियर था, हम तो यहाँ पे आ गए। सिर्फ हमने सिर्फ ये किया हुआ है कि सब्सिडी ने अपनी एक्वायर्ड इन्वेंट्री में से 60% आगे बेच दिया। एग्रीड? अब आगे सुने। फिर हमने क्या किया, ये 60% पीएनएल में कैसे दिखेगा वो हमने दिखा दिया। सेल्स आ रही है 108 की, सीओजीएस आ रही है 90 की, 18 का प्रॉफिट आ गया। मैंने कहा आपसे मैं पूछूं अल्टीमेटली ये ग्रुप में से कितने पे बाहर गया है? 108 पे। मैंने कहा यार एक काम करो ना, आप अगर उसको एक सिंगल एंटिटी मानते हो ना, तो देखो ये सिंगल इदारा कितना कमाता। तो आपने कहा ग्रुप के बाहर कितने का गया है? 108, ये रहा। अगर मैं इसको एक एंटिटी मानता हूं तो ये आई कितने पे थी चीज? 100 पे। तो बिकनी भी 100 पे चाहिए, तो सीओजीएस भी कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। ये रही। तो 100 का 60% क्यों लिया मैंने? 60% बिका है ना बाहर ग्रुप के। तो हमने कहा ये आ गया आपका 48 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसके हिसाब से होना चाहिए?
ग्रुप के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? जल्दी बताओ, कनेक्ट हो गए भाई जल्दी से। ये 48 ग्रुप के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, पर अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं, ये आ रहा है, यानी दोनों का प्रॉफिट मिला के देखूं तो ज्यादा आ रहा है, और ग्रुप का प्रॉफिट देखूं जो होना चाहिए वो कम आ रहा है। मैंने कहा सर एक काम करें, बस मुझे सिर्फ इसका डिफरेंस निकाल दें, 20 से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। पहले बताओ यहां तक साथ हो? अब इसका हम बैलेंस शीट पीएनएल का रेप्लिका खड़ा करते हैं तुम्हारे लिए। यहां तक कोई इशू? पक्की बात है। अब देखते हैं हुआ क्या है, पूरी गेम में क्या हुआ है। इधर हमने कहा सर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे जो इन्वेंट्री मिलेगी किसकी बुक्स में मौजूद होगी? सब्सिडरी की बुक्स में। मुझे बताओ सब्सिडरी ने खरीदी कितने की थी? 150। निकाली कितनी? 90। कितनी बची? 60। ये आपको हो के मिलेगा, ये हुआ होगा आपको मिलेगा, बस ये लो भाई ये हो चुका है। आगे फिर मैंने कहा क्या ये सही है? रिटेन्ड अर्निंग यही है, ये हुआ है। और आ गया कितने का? ये हिसाब किताब हुआ है। अब हम यहाँ पे अगर मैं तुम्हें सोचना सिखाऊं, या फोकस होकर सुनना है तुम लोगों ने, अगर मैं तुम्हें सोचना सिखाऊं तो ग्रुप के हिसाब से ये जो इन्वेंट्री है ना, इस पे होनी चाहिए 100 के 40 पे, यानी 100 पे आई थी, 60% बिक गई, 40 होनी चाहिए। तो यार मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि जब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो ये जो 20 है यहां पे मसला आ रहा है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? इतनी लंबी की से समझाने के लिए कि इन्वेंट्री में प्रॉफिट छुपा हुआ है। अब मैं सिंपल एक बात कहूं, और माइंड खुला रखना, अपना दिमाग खुला रखना, खुदा के वास्ते यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात को मानते हैं, पेन अलग कर लेते हैं हम, कि ये 50 इस 150 में था? ये 50 इस 150 में शामिल था। इस बात को मानते हो ऑनलाइन वाले? जल्दी बताओ, जल्दी से भाई प्लीज लिख के बताओ, क्या ये 50 इस 150 में शामिल था? हलीमा कह रही है यस, बाकी को नहीं पता। जल्दी बताओ भाई, क्या ये 50 150 में शामिल था? शामिल था। कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए ये अनरियलाइज तब तक रहेगा जब तक ये बिक नहीं जाता। मैं इतनी लंबी करने के बजाय सिंपल एक काम करता। क्या काम करता? मैं कहता कि जो मेरा इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए, कौन सा प्रॉफिट? इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट कितने का है? मुझे पता है यही उसकी इन्वेंट्री में जाके चिपका फिक्स हुआ होगा। मैंने कहा अब जितनी इन्वेंट्री उसकी किताबों में रह गई है, जितनी इन्वेंट्री उसकी किताबों में रह गई है, मेरा प्रॉफिट भी अनरियलाइज उतना ही रह गया होगा, क्योंकि अगर ये बिक जाता तो रियलाइज हो जाता। तो मैं सिंपल अच्छा अनसोल्ड इन्वेंट्री कितने परसेंट है? तो अगर मैं 20 आ गया, इसको हम कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, और ये जो परसेंटेज है इसको हम कहते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री परसेंटेज। कहानी समझ आई यार? सिंपल रखना एग्जाम में भाई। आपने जो आपस का प्रॉफिट कमाया है वो उसकी इन्वेंट्री में जाके चिपक गया, तो भाई आप इतनी लंबी वर्किंग तो नहीं करोगे एग्जाम में। आप सिंपल एक काम करो ना, आपस के प्रॉफिट पे सोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगाओगे अनसोल्ड की, क्योंकि आपको पता है यही उसकी इन्वेंट्री में बचा हुआ कब तक बचा रहेगा?
अच्छा अगर मैं कहूँ 10% और बिक जाए तो वो भी रियलाइज, 10% और बिक जाए तो कितना बचेगा 20, तो वही 20 ग्रुप में पड़ा हुआ है ना, वो कब तक मौजूद रहेगा। तो आप सिंपल एक काम करें, अपने प्रॉफिट का जो आपस का प्रॉफिट है, ऐसे नहीं पीएनएल के पूरे प्रॉफिट पे चिपका दिया, उसमें बाकियों से भी होगा। आपने कौन से की पंचायत करनी है, आपस के इंट्रा ग्रुप टोटल प्रॉफिट पे वो उठा लिया मैंने, उस पर कौन सी परसेंटेज चिपका दी, अनसोल्ड इन्वेंट्री की, क्योंकि मुझे पता है यही चीज जो उसकी इन्वेंट्री में जाके फिक्स हुई थी, अब यही आगे नहीं बिका, तो जितना बिक गया उसकी तो मुझे टेंशन ही नहीं है। मुझे टेंशन किसकी है, जो नहीं बिका। तो मैंने अनसोल्ड इन्वेंट्री की परसेंटेज लगाई, तो मुझे प्रॉफिट मिल गया या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि जैसे जैसे वो इन्वेंट्री शेड होगी, बिकती रहेगी, वैसे वैसे प्रॉफिट आता रहेगा। तो जितने परसेंट इन्वेंट्री बच गई उतने परसेंट प्रॉफिट भी बच गया। मुझे इस 150 के अंदर जो 100 है ना, उससे मसला नहीं है, इस 150 के अंदर जो 50 है उससे मसला है। क्लियर है, तरीका क्लियर हो गया। तो ये सिंपल एक काम करना है, इसकी एंट्री क्या बनाओगे, ग्रुप रिजर्व डेबिट। तो चलो अगर यही सब्सिडरी बेचता तो नेट एसेट्स, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक तो तरीका ये है, ऑल्टरनेटिव लिख देता हूं यहां पे, ऑल्टरनेटिव आप उठा लें अनसोल्ड इन्वेंट्री। क्या उठा लें भाई, अनसोल्ड इन्वेंट्री। अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है, 40, अमाउंट वाइज बल्कि 60 है, उठा ली। अच्छा भाई आप एक काम करें, अनसोल्ड इन्वेंट्री में से प्रॉफिट निकाल लें। अच्छा इसके अंदर कितने परसेंट का मार्कअप है, 50% का। आपने इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20। यानी इसको थोड़ा सा और तुम्हारे लेवल पे आके समझाता हूँ। देखो पेरेंट ने उठा के गुड्स किसको बेचे, सब्सिडरी को। ऐसा ही फोकस होकर सुनो, दोनों चीज़ आनी चाहिए। पेरेंट ने उठा के गुड्स किसको बेचे, कितने पे बेचे, 150 पे। क्या ये 150 उसकी कॉस्ट है, किसकी, सब्सिडरी की। 150 सब्सिडरी की कॉस्ट है, पर इसके अंदर मेरा तो प्रॉफिट शामिल है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ जितने की भी इन्वेंट्री खरीदी हो उसमें से 40% इन्वेंट्री बाकी है, तो मैंने 150 का 40% लिया, कितना आता है 60। क्या बैलेंस शीट में मौजूद है, ऐसा ही है। अच्छा क्या मुझे इसके बैलेंस शीट में होने से मसला ही है, इसके अंदर छुपे हुए प्रॉफिट। तो मैंने सिर्फ क्या किया, सिंपल अनसोल्ड इन्वेंट्री उठाई, उसमें से प्रॉफिट खींच लिया। किसका प्रॉफिट, पेरेंट का। भाई पेरेंट ने मार्कअप चार्ज करके दिया था ना, तो इसके अंदर पेरेंट का मार्कअप शामिल है ना। क्या ये पूरी इन्वेंट्री है या बची कुछ ही है, तो मैंने बची कुछ ही इन्वेंट्री में से अपना बचा कुछ प्रॉफिट निकाल लिया। अच्छा अगर इन्वेंट्री पूरी बिक जाती तो क्या पूरा रियलाइज हो जाता, तो मेरा 1 रुपए की भी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। देखो अब दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल एक काम करें, आपस का पूरा प्रॉफिट उठाएं जो कि कितना था 50, उसमें से अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा के अपना वो प्रॉफिट निकालें जो उसकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, क्योंकि अनसोल्ड इन्वेंट्री है ना। भाई देखो आपके पूरे प्रॉफिट उसकी बुक्स में शामिल है या अनसोल्ड। आपने अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगाई, 20 खींच लिया आपने, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप उसकी किताबों में जाके वही बची कुची इन्वेंट्री उठा लें जो आपने बेची थी, बची कुची इन्वेंट्री। तो बची कुची इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं अनसोल्ड इन्वेंट्री, ऐसा है। अच्छा अनसोल्ड इन्वेंट्री में क्या मेरा प्रॉफिट छुपा हुआ है, उसमें से प्रॉफिट निकाल लो। तो दो तरीके हो गए, आपस के टोटल प्रॉफिट में से अनसोल्ड इन्वेंट्री का प्रॉफिट निकाल लो, या अनसोल्ड इन्वेंट्री उठा के उसी में से प्रॉफिट निकाल लो, बात एक ही है। दोनों तरीके समझ आते हैं, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। ये तरीका है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने का, इजीएस्ट वे। जल्दी बताओ सारे बच्चों। ओके अब इसको कॉपी कर लो अच्छे से।
इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा है, रट्टा लगा लो उसको। अबे रट्टा क्यों लगा रहा है भाई? अच्छा, वन लाइनर फॉर रिवीजन। हाँ आज चल रहा है भाई। हाँ जी, स्क्रॉल करें। इट मीन्स कि एडजस्टमेंट पेरेंट के प्रॉफिट में से करेंगे सिर्फ इन केस अगर पेरेंट ने ही सेल किया इन्वेंट्री सब्सिडी को, यस, वरना यही एडजस्टमेंट नेट एसेट्स में हो जाती। हाँ जी, हो गया कॉपी। चलें आगे। अच्छा, इसमें एक और भी तो एडजस्टमेंट होगी जो अभी हमने नहीं की। नहीं, इन्वेंट्री की तो हो जाएगी, रिसीवेबल और पेबल वो अपनी जगह है। नहीं, कौन सी वाली? नहीं, कैश में होगी तो कैश तो चाहे इसकी बुक्स में हो या उसकी बुक्स में हो, कैश तो कैश है, उसमें नहीं होगी, कैश पे नहीं होगा कुछ भी। सही है, चलें अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब जब इन्वेंट्री की हम मस्ती कर ही रहे हैं तो हम एक और काम कर लेते हैं। आप हेडिंग डाल दें अपने पास, डिफरेंसेस इन रिसीवेबल एंड पेएबल। डिफरेंसेस इन रिसीवेबल एंड पेएबल। ये कौन सा केस हो गया हमारा? केस 4। अच्छा भाई, अब क्योंकि दिमाग थोड़ा उस डायरेक्शन में चल गया तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब वो जो हमने चार्ट बनाया था समझ तो आ गया ना कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलना है, क्या उसमें मसले हैं आगे। अब हम आते हैं डिफरेंसेस इन रिसीवेबल एंड पेएबल पे। खैर, हम एंट्री बाय एंट्री चलते हैं। पेरेंट ने इन्वेंट्री बाय की कैश पे, वही हमने कहा 100 रुपये की, यही उठा के इसने बेच दी किसको भाई? सब्सिडरी को। और हमने कहा कि भाई सब्सिडरी को बेची उसने वही 150 की। अच्छा भाई, फिर इसने एक एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 100 रुपये से।
ये आ गया सब्सिडरी का हिसाब किताब। सब्सिडरी ने एंट्री बनाई होगी इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट, कितने से भाई? फिर इसने यही चीज़ इस पे 150 पे लगाना 20%, कितना आ रहा है? 180। ओके जी, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे इसने कैश डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट कर दी 180 से, COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 150 से। अच्छा मुझे यहाँ तक सोच के बताओ प्लीज़, यहाँ पे कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है? क्यों नहीं है? सब रियलाइज हो गया। नो प्रॉफिट एडजस्टमेंट टिल नाउ। सही है, ये आप लोगों ने खुद कंक्लूड किया है क्योंकि सबका सब रियलाइज हो चुका है। नो प्रॉफिट एडजस्टमेंट टिल नाउ, ये हिसाब किताब हो चुका है अब तक। चलें आगे। हमने कहा हुआ ये कि 31 दिसंबर 2023 पे पेरेंट ने फिर माल खरीदा, और वो उठा के बेच दिया उसको। तो इसने एक एंट्री बनाई पेरेंट ने, इन्वेंट्री डेबिट 50 की और कैश हो गया क्रेडिट 50 से। फिर माल खरीदा और फिर इसने उठा के 50% के मार्कअप पे कितना आता है भाई? $75 और सेल्स हो गई 75। COGS और इन्वेंट्री कितने से निकाल दी? 50 से। अच्छा इसने कोई एंट्री नहीं बनाई, इसने कोई एंट्री नहीं बनाई बिकॉज गुड्स नॉट रिसीव्ड, गुड्स इसको रिसीव नहीं हुए। सही है। अब ज़रा देखते हैं कि आपको बैलेंस शीट में क्या मिलेगा। सही है जी, P&L में क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, सुनते हैं। आए जी, कंक्लूड आपने करना है। पेरेंट, सब्सिडरी, इन्वेंट्री नहीं आ रही। देखो भाई कंक्लूड करके चलते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सही है। पेरेंट एंटिटी ने पहले 100 का माल खरीदा, बेचा, उसने आगे बेच दिया, कुछ बचा। मैंने वापस से 50 का माल खरीदा, बेचा, तो उसने तो आगे बेचा ही नहीं है, उसको मिला ही नहीं है सर, तो वो क्यों एंट्री बनाएगा? तो कहने का मतलब है ये एक इन्वेंट्री है जो ग्रुप के बाहर है, मतलब उसकी किताबों में भी नहीं है, मेरी किताबों में भी नहीं है, इन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट है। यहाँ तक क्लैरिटी है? अभी हमारी दोनों की किताबों में नहीं है, तो ये तो सही हुआ है ना। आगे सुने। फिर मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल कहाँ शो करेंगे? किसकी बैलेंस शीट में? नहीं, उसको रिसीव हो गई नहीं। रिस्क एंड रिवॉर्ड कब मिलते हैं? रिसीव हो जाए। तो अगर रास्ते में ही गायब हो गई तो मैं क्या करूँगा? रिस्क एंड रिवॉर्ड होंगे तो मैं करूँगा ना। इन ट्रांजिट तो बेटा तब रिकॉर्ड करते हैं जब आप बोलें कि मैंने, उसने अपने पोर्ट पे चढ़ा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वो तो इंपोर्ट के केस में भी वो वाले एग्रीमेंट में होता है कि आपने बस पोर्ट पे डिलीवर किया और रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो गए? ट्रांसफ़र हो गए। फिर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलता है कि भाई मैं आपको पोर्ट से ड्यूटी वगैरह सब क्लियर करके दूंगा। क्लियर है?
तो उसको हम जो इससे पहले वाली एग्जांपल ली ना, उसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, FOB बेसिस। FOB का मतलब है कि मैंने बोर्ड पे चला दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, उसमें इन ट्रांजिट आता है। यहाँ पे तो मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड ही नहीं मिले, सही है। खैर, हमने कहा कि भाईजान यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है 225 का। 225 कैसे, 150 और 75, ये आ रहा है हिसाब किताब। अच्छा भाई, फिर हमने कहा जी कि सर यहाँ पे आपके पास रिटेन अर्निंग भी तो होगा। पहले 50 का प्रॉफिट था, फिर 25 का, 75, ये 30 पे बैठा हुआ है। अच्छा, फिर आपने कहा पेबल, यहाँ तक कोई तुम लोगों को आवश्यकता है तो बताओ, कोई मसला है? ये हिसाब किताब तुम्हें हो के मिलेगा ऑनलाइन वालों, प्लीज़ बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है कि ये तुम्हें मिलेगा भी एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ये मिलेगा तुम्हें। अच्छा, अब तुम्हें करनी है कंसोलिडेशन, अब तुम्हें करनी है एडजस्टमेंट्स। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 225 ऐसा लग रहा है कि अपने आप से रिसीवेबल है? अपने आप से क्यों? सबका सब रिसीवेबल सब्सिडरी से। मैंने कहा सर पहले तो इसको आप शार्ट करें। $225 इसको मैंने कर दिया क्रेडिट, एग्रीड। अपने आप से तो ₹1 भी नहीं दिखा सकते ना, सब हटा दिया, मान लिया। हमने कहा तो चलें सर ये तो आपने सिखा दिया हमें, एक और बात का जवाब दो, बड़ी प्यारी सी बात। क्या ये 30 का प्रॉफिट रियलाइज है? आप लोगों ने खुद ऊपर कंक्लूड किया था रियलाइज है पूरा। इसके दो हिस्से बना दें, 50 और 25, इसमें ये रियलाइज है, देख लो भाई, ये रियलाइज है। 25 क्यों नहीं रियलाइज? तो ग्रुप के बाहर नहीं बिका? अबे ग्रुप के बाहर तो दूर की बात है, उसी को ही नहीं मिला। तो ये तो हम बिला वजह प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं। वी आर कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल एंटिटी, ऐसा ही है। चलें, पर इस पे आते हैं प्रॉफिट पे, पर ये खाली क्लियर करना था। मुझे बताओ ये जो पेबल है, ये 150 का पेबल, क्या ये अपने आप को दिख रहा है? यस, आपने एक काम करना है भाई, आपने ट्रेड पेबल को 150 से कर दिया डेबिट। हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई ट्रेड पेबल, यहाँ पे डेबिट हो गया ये 150, ये हिसाब किताब भी सही हो गया। अब एक चीज़ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये जो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है, सही है, ये इन्वेंट्री ना मेरी किताबों में आ रही है ना उसकी किताबों में आ रही है। देखो मेरी किताबों से वो इन्वेंट्री बाहर तब दिखनी चाहिए जब ग्रुप से बाहर चली जाए, नहीं है ये बात समझ? मेरी इन्वेंट्री किताबों से बाहर तब दिखनी चाहिए, मेरी किताबों में नहीं आए जब हम दोनों मिलके बाहर बेच दें। अभी तो ना ये इन्वेंट्री मेरी किताबों में आ रही है, तो क्या मैंने एंट्री गलत की थी? नहीं। उसकी किताबों में नहीं आई, क्या उसने गलत की है? नहीं। पर तुम अगर इसको ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो उसको वापस ले आओ। $50 पे, कितने पे ले आया भाई? 50 पे ले आया मैं इन्वेंट्री को, बढ़िया भाई। ये मैं 50 पे वापस ले आया। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, एंट्री आपकी आउट होगी, जल्दी देखें, 25 से आउट है, तो आपने वो बिला वजह का प्रॉफिट बुक किया हुआ है ना, उसको हटा दें। देखें इस पूरी एंट्री का क्रक्स क्या है,
मैंने अपने आप से रिसीवेबल हटा दिया पूरा, पेबल हटा दिया। फिर दूसरा सवाल मैंने पूछा इन्वेंट्री ग्रुप में है या बाहर घूम रही है? मेरी किताबों में, उसकी किताबों में, या रास्ते में? अच्छा, अब तुम एक एंटिटी बन के सोचो, क्या ये तुम्हारे ग्रुप के अंदर एज अ बुक्स में रिकॉर्डेड होनी चाहिए? वेदर इन एनी बुक्स ग्रुप की इन्वेंट्री होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये कॉस्ट पे होनी चाहिए, अनरियलाइज का एलिमेंट होना। अगर तुम इसको वापस से लेट से 75 पे भी ले आते, तुम्हें 25 फिर हटाना होता। क्यों? क्योंकि वो तुम अगर अज्यूम करो, तुम कहो ना, तुम्हारा क्लेम ये होता कि सब्सिडी तो 75 पे रखती ना, हाँ या नहीं? तो सब्सिडी अगर 75 पे रखती तो फिर तुम उसमें से 25 हटाते। क्यों हटाते? अनरियलाइज है। तो हमने क्या किया, हमने सारे मामला वैसे कर दिए जैसे ग्रुप में एज अ सिंगल एंटिटी होते। तो सीखने का मतलब ये है कि जब कोई इन्वेंट्री पेरेंट सब्सिडी को बेचे तो हो सकता है कि वो इन ट्रांजिट हो। तो क्या वो ट्रांजिट की इन्वेंट्री पेरेंट की किताबों में आ रही होगी? सब्सिडी की किताबों में आ रही होगी? नहीं आ रही होगी। तो सर जब पेरेंट की किताबों में नहीं आ रही होगी, सब्सिडी की किताबों में नहीं आ रही होगी, तो ग्रुप से बाहर चली गई है। ग्रुप की ही इन्वेंट्री है ना, वापस ले आओ। पर किस पे लेके आओ? कॉस्ट पे। और जो उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज हुआ था वो भी तो बुक किया होगा ना पेरेंट ने, उसको रखें या वो भी हटा दें? वो भी हटा देंगे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो आपको क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि डिफरेंसेस इन रिसीवेबल एंड पेएबल में जो एक रीज़न हो सकता है वो हो सकता है आपका इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। यानी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट की वजह से हो सकता है कि किसी का रिसीवेबल ज़्यादा हो और किसी का पेएबल, तो क्या उसने रिसीवेबल गलत बुक किया हुआ है? तो क्या उसका पेएबल गलत है? या ये है ही इन्वेंट्री ट्रांजिट में? है ही इन्वेंट्री ट्रांजिट में। तो पहले तो ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट समझ आता है? कॉपी करें इसको जल्दी से। हाँ जी, स्क्रॉल करें। अच्छा, अब इस कंसोलिडेशन के सवाल के अंदर ना एक एक एडजस्टमेंट के 3-3, 4-4 नंबर होते हैं। तुम्हारी अगर एक फारिग हुई ना, मतलब कुछ बच्चे तुम्हें पीस ऐसे मिलेंगे कि एक एडजस्टमेंट ही छोड़ दी मैंने कहा वही करता ही नहीं हूँ। अब तो भाई वो 4 नंबर तो गए थे। फिर वो बोलेगा दूसरी भी ऐसी लग रही थी, वो भी नहीं की मैंने, तो 8 नंबर निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता, हर एक एडजस्टमेंट के अपने मार्क्स होते हैं। हाँ बच्चों, स्क्रॉल करें। और ये कॉपी करना इसलिए लाजमी, जब तुम रिवाइज करोगे ना, खैर अब तो तुम इंशाल्लाह जब पास पेपर्स करोगे तो तुम्हें ये खुद ही याद हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए सिर्फ एक बार जनरल घुमाना होगा। मैं तुम्हें इसकी 1 पेज की समरी भी दे दूंगा। मैंने आई थिंक तुम्हें लीज की नहीं भेजी ना, तुमने याद भी नहीं दिलाया।
तो खैर आज तुम लोग याद दिलाओगे मुझे लीज की 1 पेजेस भेजनी है अलॉन्ग विद द शेड्यूल्स, कि इस सिचुएशन में ये शेड्यूल बनाओगे, इस सिचुएशन में ये शेड्यूल बनाओगे। एक तो वो काम हो गया, दूसरा आपने इस पर भी याद दिलाना है कि मैं इसकी फिर 1 पेजेस समरी दूंगा कि पूरा कंसोलिडेशन एक पेज पे होगा सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। हाँ तो प्लीज़ याद दिला दिया करो ना यार, मैं भेज दूंगा आज इंशाल्लाह। हाँ जी ये कॉपी हो गया भाई, चलें अगले केस पे, आ जाओ जी। हम वापस से यही कॉपी कर रहे हैं, डिफरेंसेस इन रिसीवेबल एंड पेएबल। पर अब जो हमारा केस है वो 5 है। हम यहाँ पे लिखते हैं अब कैश इन ट्रांजिट। वजह अब ये है डिफरेंस आने की। चलें, हमने कहा सर सिंपल रखते हैं, पेरेंट एंटिटी वही खानदानी इन्वेंट्री 100 रुपये की, और कैश क्रेडिट हो गया कितने से भाई, 100 रुपये से। इसने अकाउंट रिसीवेबल बुक किया और सेल्स बुक कर ली 150 से। COGS टू इन्वेंट्री की बन गई 100 रुपये से। अब आ जाओ सब्सिडरी पे। सब्सिडरी एंट्री बनाएगी इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कितने से बच्चों, 150 से। चलें इसकी भी कोई इन्वेंट्री बिकवा देते हैं ताकि तुम लोग फिर मुझे बता पाओ हाथ के हाथ। हमने कहा कि सर इसने कोई 30% इन्वेंट्री बेच दी, सही है, तो 30% इन्वेंट्री 150 का कितना बनता है, 45। तो आपने कहा कि सर COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 45 से, ये हिसाब किताब हो गया। फिर इसने तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल करते हैं ना, इसकी बुक्स में भी रिसीवेबल आ रहा है, आ सकता है ना, पर क्या ये आपस का है बाहर का है, हटाएंगे रहने देंगे, रहने देंगे, ग्रुप के बाहर सब चलता है, एक एंटिटी है, सही है। अच्छा भाई इसने भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया है, सही है। खैर इसने क्या किया, 31 दिसंबर पे अनदर बैंक का चेक डिपॉजिट करा दिया उसके अकाउंट में, उसको खबर नहीं, चेक जमा करा दिया, क्लियर होगा ना 2 दिन बाद क्लियरिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, उसको नहीं खबर, मतलब जमा करा दिया चेक। या हमने कैश भिजवाया है जो कि अब तक उसके पास पहुंचा नहीं है, इन ट्रांजिट है। आगे हमने ये कहा भाईजान कि क्लियर होने में लगेगा टाइम, क्लियर होने में लगेगा टाइम। हमने कहा कि चलो भाई इसने तो एक अकाउंटिंग एंट्री बना दी होगी ना, ट्रेड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 70 से, बट इसने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई। ऐसा क्यों, सही भी नहीं हुआ तो वो क्यों एंट्री बनाएगा, तो क्या वो गलत कर रहा है, वो नहीं सर गलत नहीं कर रहा बिल्कुल। अच्छा भाई सूरत हाल कुछ ये है, अगर आप लोग मुझे बता पाएँ, सही है, पेरेंट सब्सिडरी 0, इन्वेंट्री क्यों 0 है यहाँ पे, उसको चिपका दी थी। अच्छा अब एक काम करें, 150 में से 45 गया तो 105। अच्छा जी
चलें, यहाँ तक हम 7 बने हुए। फिर हमने कहा यही है, चलें, हमने कहा रिटेन अर्निंग 50 और ये आ गया होगा 4565 20। पेबल उसका, हाँ भाई 80 का आ रहा है, तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, इन ट्रांजिट है ना। चलें, अब 2-3 मामले हैं जो मुझे सही करने हैं। एक शॉर्टकट लगाएं अगर तुम लोग इस बात पे राज़ी हो जाओ। ये लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री है, बची कुची है, लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री सोल्ड बाय, हाँ भाई पेरेंट। मेरा दिल ये कहता है कि मैं इसको 105 को डिवाइड करूं, मेरा दिल कहता है कि ये जो 35 है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ऐसा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप 50 के ऊपर 70% लगा दें, यही है, यही प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में चिपका हुआ था, आपने अनसोल्ड निकाल लिया, ये अनसोल्ड में से प्रॉफिट निकाल लिया, बात एक ही है। पहले इस प्रॉफिट को सही करें, 35 से, ये तो नहीं भूलना चाहिए ना, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, अनरियलाइज हटा दिया, क्लियर है, पक्की बात है। चलें, अब मैंने कहा कि यार भाईजान आप एक काम करें, अपने आप से रिसीवेबल हटाएं। कितना है रिसीवेबल? अपने आप से पेबल हटाएं, तो ये तो आउट हो गई बैलेंस शीट। अच्छा, आप मुझे बताओ कैश किसने भेजा? उसकी किताब से निकल गया, पेरेंट की किताब में आ गया या कहीं भी नहीं आ रहा? अच्छा, तुम अगर इसको एक इदारा मानते हो तो कैश जाना कब माना जाएगा? जब ग्रुप से बाहर जाएगा। तो आप वापस से ले आए ना कैश, कितने का? बात समझ लो, इससे हुआ क्या? देखो, कैश तो यूं सोचो कि हम दोनों एक ही हैं यार, कैश तो हमारे पास ही है ना, कहाँ गया? हाँ, अब मैंने कहा कि मैं अपने आप से रिसीवेबल नहीं दिखा सकता, हटा दिया, अपने आप को पेबल नहीं दिखा सकता, हटा दिया, पर आइडियली दोनों सेम होने चाहिए। डिफरेंस की वजह क्या है? कैश इन ट्रांजिट। तो ये कैश ना इसकी किताबों में आ रहा है, ये कैश ना इसकी किताबों में आ रहा है। हम इस कैश के आउटफ्लो को तसव्वुर कब करेंगे? जब हम दोनों के पास से आगे निकल जाए। तो क्या हम दोनों के पास से आगे निकल गया या आपस में ही घूम रहा है? तो वो आपस में जो घूम रहा है हम उसको वापस ले आए, किस नाम से? कैश इन ट्रांजिट। तो मैंने इस वाली इलस्ट्रेशन के अंदर आपको प्रॉफिट भी सिखा दिया और वापस से रिकॉल करा दिया कि भाई अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा तो एलिमिनेशन कैसे होगी। क्लैरिटी है? कॉपी कर लें इसको जल्दी से। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? अहमद, अनस, मुस्तफ़ा, मुनीब, हलीमा, अब्दुल्ला, जल्दी से सारे बच्चों क्लियर है जी? अब लग रहा है पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, यानी जैसे लीज हुआ था वैसे ही होगा। करें, स्क्रॉल करें।
देखो अगर डिटेल आती है ना तो हो जाता है, डिटेलिंग नहीं आती तो फंस जाता है पेपर। स्क्रॉल करें। जी, उसकी दो वजहें होंगी, या स्टॉक इन ट्रांजिट होगा। बस स्टॉक इन ट्रांजिट में एक और चीज़ ख्याल रखना है कि उसमें प्रॉफिट भी छुपा हुआ होगा, वो भी आपने क्या करना होगा। तो एरर को तो अलग से सही करेंगे, बता देगा वो, बिल्कुल सही है, उसको अलग से सही करेंगे। अभी तो हम पहले सीधा सीधा सीख रहे हैं ना, एरर तो अभी डालूंगा आगे, हो सकता है मैं आगे लीज डाल दूँ कंसोल में, सब्सिडी ने अकाउंटिंग गलत की हुई है, तो अगर लीज आता होगा तो वो सही कर पाओगे ना। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। यार मैंने सीए फाइनल में कराता हूँ, उसमें आ जाता है, तुम्हारा भी लग ही जाएगा। हाँ हाँ 28 तो चलो इजीली हैंडल हो जाता है, पर हम कहते हैं व्हाट इफ गलत अकाउंटिंग हो तो क्या होगा। हाँ जी, हो गया जानी कॉपी। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। इस हद तक का क्विज़ आपके पास आ जाएगा आज, वो लाजमी करना है और अटेम्प्ट करके आना है, सही है ना। ताकि कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पहला पास पेपर कराऊँगा आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बाद आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, सही है। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।